हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 8 की NCERT हिस्ट्री की सीरीज चल रही है। आज आपका इसी क्रम में अध्याय 7वां है। यहां पर हम लोग बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक अध्याय को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्राचीन काल से ही भारत जो है अपने निर्यात के लिए फेमस रहा है। यानी प्राचीन काल से ही हमारा जो है दुनिया के अन्य देशों के साथ व्यापार होता था। मध्यकाल में भी हमारा व्यापार हुआ है। और अगर हम आधुनिक काल की बात करें, जिस समय औपनिवेशिक शासन हमारे देश में स्थापित हुआ है, उस समय भी हमारा दुनिया के अन्य देशों के साथ व्यापार हो रहा था। लेकिन जब हमारे यहाँ यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ है, उसके बाद जैसे जैसे औपनिवेशिक शासन का विस्तार हुआ है, वैसे वैसे व्यापार में भी परिवर्तन आया है। अब चूंकि दुनिया में जो औद्योगिक क्रांति का उदय हो गया था, तो औद्योगिक क्रांति के उदय की वजह से भारत के व्यापार में परिवर्तन आया है। तो यहाँ पर वही सब चीजें बताई गई हैं कि सूती कपड़े के मशीनी उत्पादन ने ही 19वीं सदी में ब्रिटेन को दुनिया का सबसे प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बना दिया था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहले के समय में जो भी सूती कपड़े का उत्पादन होता था, वो हाथ से होता था। हाथ से चरखे की सहायता से, तकलियों की सहायता से, या फिर जो भी हथकरघा की मशीनें होती थी, उनसे कपड़े का उत्पादन होता था। लेकिन जब ब्रिटेन में जो है मशीन की सहायता से कपड़े का उत्पादन होने लगा है, तो कपड़े के क्षेत्र में क्रांति आई है। और 19वीं सदी तक आप लोग ये देखेंगे कि पूरी दुनिया में ब्रिटेन का बना हुआ कपड़ा छा गया है। 1850 के दशक से जब ब्रिटेन का लोहा और इस्पात उद्योग भी पनपने लगा है, तो ब्रिटेन जो है दुनिया का कारखाना कहलाने लगा है। इन्होंने न केवल सूती वस्त्र उद्योग का उत्पादन किया है, बल्कि लोहा और इस्पात का भी उत्पादन किया है। तो लोहा और इस्पात का भी बहुत बड़ी मात्रा में निर्यात करने लगे हैं। इसी वजह से ब्रिटेन को दुनिया का कारखाना कहा जाने लगा है। 18वीं सदी के आखिर में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से चीजें खरीदती थी और उन्हें इंग्लैंड और यूरोप में ले जाकर बेच देती थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 18वीं सदी तक क्या था कि यहाँ पर जो भी यूरोपीय कंपनियां आई थी, वो यहाँ से सामान ले जाती थी और अपने देशों में जाके बेचती थी। तो इसमें ब्रिटेन वाले भी यही करते, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले भी यही करते थे। हालांकि बक्सर के युद्ध के बाद जब इनको दीवानी अधिकार मिल गए हैं, तो दीवानी अधिकार मिलने के बाद अब इन्हें अपने मूल देश से सोना या चांदी लाने की आवश्यकता नहीं रही है। ये लोग यहीं के पैसे का इस्तेमाल यहाँ की चीज़ों को खरीदने के लिए कर सकते थे। तो ऐसे करके यहाँ पर इन्होंने यहाँ के मार्केट पर, यहाँ के बाजार पर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया है। जैसे जैसे ब्रिटेन का औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा है, ब्रिटेन से तैयार माल भारत के बाजारों में आने लगा है। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ब्रिटेन में जब औद्योगिक क्रांति का उदय हुआ है, उसके बाद व्यापार चक्र में परिवर्तन आया है। अब तक क्या था, अब तक इंडिया से ब्रिटेन के लिए माल निर्यात हो रहा था, बना बनाया माल निर्यात हो रहा था। लेकिन जैसे ही ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई है, तो औद्योगिक क्रांति होने के बाद क्या हुआ है कि इंडिया से अब रॉ मटेरियल जाने लगा है। केवल कच्चा माल वहां से जा रहा है और प्रसंस्कृत होकर वहां से माल यहाँ पर भारतीय मार्केट में बिकने के लिए आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि व्यापार के चक्र में परिवर्तन हुआ है। इस वजह से हमारा देश और ज्यादा गरीब होता चला गया है। भारतीय कपड़े और विश्व बाजार। बंगाल पर अंग्रेजों की विजय से पहले 1750 के आसपास भारत पूरी दुनिया में कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में सबसे आगे था। जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारत जो है प्राचीन काल से ही कपड़ों के लिए काफी ज्यादा फेमस रहा है। दक्षिण पूर्वी एशिया, जिसमें जावा, सुमात्रा और पेनांग, और पश्चिमी एवं मध्य एशिया में इन कपड़ों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। इनका भारी व्यापार था। 16वीं शताब्दी से यूरोप की व्यापारिक कंपनियां यूरोप में बेचने के लिए भारतीय कपड़े खरीदने लगी थी। यानी 16वीं शताब्दी से क्या है कि यूरोप के जो भी व्यापारी थे, वो भारत से कपड़ा ले जाते थे और अपने देशों में जाकर बेचते थे। यूरोप के व्यापारियों ने भारत से आया बारीक सूती कपड़ा सबसे पहले मौजूदा इराक के मोसुल शहर में अरब के व्यापारियों के पास देखा था। यानी इन लोगों ने जो पहली बार भारतीय कपड़ा देखा है, वो अरब यानी इराक का एक शहर है, इराक का शहर है मोसुल। तो वहां पर अरब के व्यापारियों के पास भारतीय कपड़ा देखा था। तो देखिए, चूंकि इन्होंने मोसुल शहर में इस कपड़े को देखा था, तो उसी आधार पर इन्होंने इसका नाम मसलिन रख दिया है। यानी इसी आधार पर वे बारीक बुनाई वाले सभी कपड़ों को मसलिन या मलमल कहने लगे थे। एक ऐसी ही कहानी और भी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, 1498 में पहली बार पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा जो है केरल के कालीकट तट पर पहुंचा है। हालांकि उस समय इनका जो प्राइमरी उद्देश्य था, वो मसालों का व्यापार करना था, कि यहाँ से मसाले ले जाकर अपने मूल देश में बेचना था। लेकिन ये मसाले के साथ साथ यहाँ से सूती कपड़ा भी अपने साथ लेते गए हैं, और उस सूती कपड़े को उन्होंने कैलिको नाम दिया है। और कैलिको शब्द जो है कालीकट से निकला हुआ शब्द है। कुछ चीज़ें और भी बताई गई हैं। जैसा बताया गया है कि जो बही खाते होते हैं, ये लेजर के पन्ने जो होते हैं, उनमें सूती और रेशमी कपड़े की 98 किस्मों का जिक्र किया है। जिन्हें यूरोपीय व्यापारी पीस गुड्स कहते थे, जो कि आमतौर पर 20 गज लंबा यानी कि 1 गज चौड़ा थान होता था। थान आप जानते होंगे, कपड़े के जो रोल होते हैं उनको थान कहा जाता है। यहाँ पर नोट में जो है पटोला बुनाई के बारे में बताया गया है। तो पटोला बुनाई जो है गुजरात में चलती है। तो सूरत, अहमदाबाद और पाटन में ये बुनाई होती थी। इंडोनेशिया में इस बुनाई का भारी बाजार था और वहाँ पर यह स्थानीय बुनाई परंपरा का हिस्सा बन गई थी। आपके सामने पटोला बुनाई का यहाँ पर एक नमूना लगाया गया है, जो कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे।
इसके अलावा देखिए कुछ कपड़े और भी थे जो कि यूरोप में जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। तो यूरोपीय व्यापारी छापेदार सूती कपड़े को सिंटज शब्द जो है वो छींट शब्द से निकला हुआ है। इसको सिंटज या फिर कोसा या फिर खस्सा या फिर इसको बांडाना कहते थे। देखिए छींट कपड़ा जो होता है वो रंगीन फूल पत्तियों वाले छोटे छाप के कपड़े को छींट कहा जाता है। बंडाना का अर्थ होता है हिंदी में बांधना। तो बंडाना शब्द का इस्तेमाल गले या सिर पर पहनने वाले चटक रंग वाले छापेदार गुलूबंद के लिए किया जाता था, यानी स्कार्फ टाइप जो होते हैं उनके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। बंडाना शैली के जो कपड़े हैं वो अधिकांशतः राजस्थान और गुजरात में बनाए जाते हैं। इसके अलावा बुनाई की एक शैली और है जिसको जामदानी शैली बोलते हैं। तो बंगाल में स्थित ढाका और संयुक्त प्रांत यानी वर्तमान यूपी का जो लखनऊ है, ये जामदानी बुनाई के फेमस केंद्र थे, प्रमुख केंद्र थे। जामदानी जो है एक तरह का बारीक मलमल होता है जिस पर करघे में सजावटी चिन्ह बुने जाते हैं। इसमें सूती और सोने के धागों का इस्तेमाल किया जाता था। तो अब तक आपने यहाँ पर 2-3 शैलियाँ देख ली हैं। एक तो पटोला देख ली है, पटोला जो है गुजरात की बुनाई की शैली है। बंडाना भी जो है गुजरात और राजस्थान की है। जामदानी जो है वो ढाका और मेनली यूपी यानी संयुक्त प्रांत में लखनऊ के आसपास होने वाली बुनाई की शैली है। यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ा। देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूरोप में भारत के बने कपड़े की डिमांड बहुत ज़्यादा थी और एक समय तक वहाँ पर आलम यह था कि घर में मेजपोश से लेकर पर्दे से लेकर जो पैंट सेट हैं या किसी भी प्रकार का कोई कपड़ा होता था वो भारतीय कपड़ा होता था। यहाँ तक कि जो इंग्लैंड के महारानी हैं, महाराजा महारानी दोनों ही भारतीय कपड़े पहनते थे, भारत से बने हुए कपड़े पहनते थे। 18वीं सदी की शुरुआत तक इंग्लैंड के ऊन और रेशम निर्माता भारतीय कपड़ों के आयात का विरोध करने लगे थे। यानी यहाँ के जो स्थानीय बुनकर हैं, यहाँ के जो स्थानीय कपड़े निर्माता हैं, उन्हें इस बात का डर था कि जो बाहर से जो कपड़ा आ रहा है वो कपड़ा बहुत ज़्यादा सेल हो रहा है, जबकि हम लोग जो कपड़ा तैयार कर रहे हैं उसे कोई पूछने वाला नहीं है। तो मजबूरी में इन लोगों ने विरोध किया है। इनके विरोध की वजह से सरकार को झुकना पड़ा है। इनके दबाव की वजह से 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े यानी छींट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए कानून पारित किया है, जिसको कैलिको अधिनियम के नाम से जाना जाता है। तो ये कैलिको अधिनियम कहा जाता है, जिसके तहत छींटदार कपड़े पर पाबंदी लगा दी गई थी ताकि छींटदार कपड़ा कोई और ला ना सके। अब देखिए एक दबाव और भी था, क्योंकि भारत से कपड़े का निर्यात बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो यहाँ के जो स्थानीय बुनकर हैं, यहाँ के जो स्थानीय वस्त्र निर्माता हैं, उनके ऊपर भी दबाव था कि कैसे भी करके अपने यहाँ के कपड़े की क्वालिटी बेटर करनी है और भारत से आने वाले कपड़े की तुलना में वो सस्ते दाम में उसे बेचना है। तो 1764 में जॉन के ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया है, जिससे परंपरागत तकलियों की उत्पादकता काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तकलियाँ जो होती हैं घूमती हैं, जिनमें धागा लपेटा हुआ होता है। तो स्पिनिंग जेनी के बनने की वजह से क्या हुआ, एक व्यक्ति एक साथ कई सारी तकलियों को घुमा सकता था। पहले क्या था, एक व्यक्ति केवल 1 या 2 तकलियां घुमा सकता था, लेकिन स्पिनिंग जेनी के आविष्कार की वजह से एक व्यक्ति एक साथ में 25-30 तकलियों को एक साथ घुमा सकता था। 1786 में रिचर्ड आर्कनाइट ने वास्प इंजन का आविष्कार किया है, जिसने सूती कपड़े की बुनाई को क्रांतिकारी रूप से बदल दिया है। डच, फ्रेंच, ब्रिटिश और अन्य यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत आकर चांदी के बदले सूती और रेशमी कपड़े खरीदती थीं। देखिए इसके बाद है बुनकर कौन थे। नहीं, भारत में जो बुनकर की परंपरा रही है काफ़ी पुरानी रही है। प्राचीन काल से ही हमारे यहाँ बुनकर रहे हैं और बुनकरों की वजह से हमारे यहाँ उत्तम कोटि का कपड़ा भी बनाया जाता था, जिसकी दुनिया भर में डिमांड थी। तो बुनकर आमतौर पर बुनाई का काम करने वाले समुदायों के कारीगर होते थे और ये पीढ़ी दर पीढ़ी इसी हुनर को आगे बढ़ाते थे। यानी ये किसी प्रकार की कोई ट्रेनिंग नहीं लेते थे, बल्कि अपनी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अपना जो हुनर है वो आगे बढ़ाते थे। यानी एक किसी व्यक्ति का दादा कर रहा है काम तो उसके पिता भी कर रहे होंगे, पिता के बाद वो विरासत में काम बेटे को मिलेगा। इस तरह से ये काम चलता था। बंगाल के तांती, उत्तर भारत के जुलाहे या मोमिन, दक्षिण भारत के सालेवा, कैकुल्लार और देवांग समुदाय ये बुनकरी के लिए फेमस थे। सूत कातना जो है कपड़ा उत्पादन का सबसे पहला चरण होता है, जो कि अधिकांशतः महिलाओं द्वारा किया जाता था। सूत कातने में क्या होता है, जो रुई होती है, रुई से धागा बनाया जाता है। तो सबसे पहला चरण कपड़े निर्माण का यही होता है। और ज़्यादातर जो समुदाय हैं इनमें बुनाई का काम पुरुष करते थे, यानी जो बुनाई वगैरह का काम है वो पुरुष किया करते थे। रंगीन कपड़ा बनाने के लिए रंगरेज जो है धागे को रंग देते थे। रंगीन कपड़ा जो बनाया जाता है तो उसको रंगने वाला जो व्यक्ति होता है उसको रंगरेज बोलते हैं। छपाईदार कपड़ा बनाने के लिए बुनकरों को चिप्पीगर नामक माहिर कारीगरों की जरूरत होती थी, जो ठप्पे की सहायता से छपाई करते थे। यानी जो छापेदार या छपाईदार कपड़ा बनता है उसको छापने के लिए एक चिप्पीगर नामक जो कारीगर है, कारीगर को चिप्पीगर कहा जाता है, तो उनकी जरूरत पड़ती थी, जो ठप्पे से कपड़े पर छपाई करते थे। भारतीय कपड़े का पतन। देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक भारत के बने हुए कपड़े की दुनिया भर में डिमांड रही है। और भारत में जो भी यूरोपीय कंपनियां यहाँ पर आई हैं उनका प्राथमिक उद्देश्य मसालों का व्यापार करना था और दूसरे उद्देश्य में कपड़ों का व्यापार करना भी था। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे यहाँ औपनिवेशिक शासन स्थापित किया है।
तो हमारे यहाँ जब औपनिवेशिक शासन स्थापित हो गया है, उसके बाद हमारे यहाँ का जो कपड़ा निर्यात है इसमें परिवर्तन देखा गया है। इसके अलावा जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति का उदय हुआ है, औद्योगिक क्रांति के उदय के फलस्वरूप ब्रिटेन में जो है कपड़ा जो है ब्रिटेन में मशीनों की सहायता से बनाया जाने लगा है। तो जब कपड़ा जो है मशीनों की सहायता से बनाया जाने लगा है तो उसका जो लागत है वो भी कम हो गई है और कपड़े की जो क्वालिटी है, फिनिशिंग है, वो भी अच्छी हो गई है। तो भारतीय जो कपड़ा है उसको अब ब्रिटेन के कारखानों में बने हुए कपड़े से मुकाबला करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे वही चीज़ें बताई गई हैं कि भारतीय कपड़े को यूरोप और अमेरिका के बाजारों में ब्रिटिश उद्योगों में बने कपड़ों से मुकाबला करना पड़ता था। ब्रिटिश सरकार ने भारत से आने वाले कपड़े पर भारी सीमा शुल्क थोप दिए थे, यानी जो भी कपड़ा यहाँ से निर्यात किया जाता था जब वो ब्रिटेन में पहुंचता था तो वहाँ की गवर्नमेंट ने इस पर अच्छा खासा सीमा शुल्क थोप दिया था, जिसकी वजह से जो भारतीय कपड़ा है वो वहाँ के मार्केट तक पहुँचते पहुँचते उसकी कीमतें बहुत ज़्यादा हो जाती थी और कीमतें इतनी ज़्यादा होती थी कि वहाँ का जो आम आदमी है वो इसे ले ही नहीं पाता था। तो ऐसे में भारतीय कपड़े का जो मार्केट है वो ब्रिटेन से कम होता चला गया है। 1830 के दशक तक भारतीय बाजार ब्रिटेन में बने सूती कपड़े से पट गए थे। अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल उल्टा हुआ है, व्यापार बिल्कुल उलट गया है। अब तक क्या था कि भारत का जो कपड़ा था वो ब्रिटेन के बाजारों में छाया रहता था। अब क्या है, अब यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि अब जो ब्रिटेन का बना हुआ कपड़ा है वो भारत के बाजारों पर छा गया है। 1880 के दशक तक स्थिति यह हो गई थी कि भारत के लोग जितना सूती कपड़ा पहनते थे उसमें से लगभग 2/3 जो है ब्रिटेन का ही बना होता था। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इतना सब होने के बावजूद भी हमारे यहाँ जो हथकरघा उद्योग है पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है। हालांकि इसका खामियाजा हमारे यहाँ के बुनकरों को, हमारे यहाँ के जो कारीगर हैं उनको उठाना पड़ा है। कई सारे कारीगर, कई जो बुनकर हैं लाखों की संख्या में वो बेघर हो गए, बेरोजगार हो गए। खास करके जो महिलाएं थी जो कि सूत काटने का काम किया करती थी वो भी भूखे मरने के कगार पे पहुंच गई हैं। कई लोग जो थे अपने गाँव को छोड़कर पलायन कर गए हैं, शहरों के पलायन करने लगे हैं रोजगार उद्योग धंधों की तलाश में। तो काफ़ी ज़्यादा दुर्दशा भी हुई है। लेकिन हमारे यहाँ से पूरी तरह से जो हथकरघा उद्योग है या जो हमारे यहाँ हाथों से होने वाली बुनाई थी वो खत्म नहीं हुई थी। लेकिन भारत में हथकरघों से होने वाली बुनाई पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि कपड़ों की कुछ किस्में ऐसी होती हैं जिनमें अच्छी खासी डिजाइन की जाती है और वो डिजाइन जो है मशीन की सहायता से कर पाना संभव नहीं है। तो यहाँ पे वही चीज़ बताई गई है, क्योंकि कपड़ों की कुछ किस्में मशीनों पर नहीं बन सकती थी तो वो किस्में हमारे यहाँ फिर भी बनती रही हैं। हालांकि ये जो किस्में बनती थी, विशेष किस्में जो बनती थी, इन किस्मों का इस्तेमाल जो है आम लोग नहीं करते थे, बल्कि जो धनाढ़ परिवार के लोग वो ही करते थे। तो इसका इतना ज़्यादा हमारे भारतीय व्यापार पर बहुत ज़्यादा महत्व नहीं पड़ा है। इसके अलावा एक चीज़ और भी बताई गई है कि हमारे यहाँ जो बिल्कुल अत्यंत गरीब वर्ग जो था वो फिर भी हमारे यहाँ के बने हुए कपड़े को, मोटे कपड़े को पहनता था, क्योंकि मोटा कपड़ा ब्रिटेन से नहीं आता था। ब्रिटेन से आने वाले कपड़े की क्वालिटी अच्छी थी। तो यहाँ पे वही चीज़ बताई गई कि ना ही ब्रिटेन के कपड़ा मिलों में बेहद मोटा कपड़ा बनता था जैसे भारतीय गरीब पहनते थे। अब देखिए यहाँ पर हमारे यहाँ वस्त्र निर्माण के कुछ नए केंद्र यहाँ पर उभर कर सामने आए हैं। पश्चिमी भारत में शोलापुर और दक्षिण भारत में स्थित मदुरा शहर, जैसा कि आप देख पा रहे मदुरा शहर 19वीं सदी के आखिर में बुनकरी के नए महत्वपूर्ण केंद्र बनकर सामने आए हैं। इन सब के अलावा जो राष्ट्रीय आंदोलन है, राष्ट्रीय आंदोलन के समय भी महात्मा गांधी ने आह्वान किया था कि वो आयातित कपड़े का बहिष्कार करें, यानी ब्रिटेन से आने वाले कपड़े का बहिष्कार करें और हाथ से कटे हुए सूती और हाथ से बने हुए जो कपड़े हैं जिन्हें खादी वस्त्र कहा जाता है उनका इस्तेमाल करें। यहाँ तक कि चरखा जो है भारत की पहचान बन गया था और 1931 में उसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के बीच में जगह भी दी गई थी, यानी बीच वाली जो पट्टी में चरखे को शामिल किया गया है। ये इतिहास का एक तथ्य है, आपको पता होना चाहिए कि चरखे को भारतीय झंडे में जगह कब मिली, 1931 में मिली है। इन सब के अलावा सूती कपड़ा मिलों का उदय। देखिए अब तक तो हमने हथकरघा और बुनकरी की बात कर ली है। अब हमारे यहाँ जो सूती कपड़ा मिले हैं, मशीन से बनने वाला जो कपड़ा है, उनका उदय कब हुआ है ये हम यहाँ पर जानेंगे। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 में बंबई में स्थापित हुई और यह एक कताई मिल थी। चूंकि आप लोग जानते होंगे कि बंबई वाला जो रीजन है, मुंबई वाला जो रीजन है वो काली मिट्टी के लिए फेमस है। दक्कन वाला जो रीजन है काली मिट्टी के लिए फेमस है और काली मिट्टी में कपास का उत्पादन ज़्यादा होता है। तो यही कारण था कि यहाँ पर बंबई रीजन में पहली सूती कपड़ा मिल स्थापित की गई। सन 1900 तक आते आते बंबई में 84 कपड़ा मिलें चालू हो चुकी थी। अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद में पहला कपड़ा कारखाना जो 1861 में खुला था। संयुक्त प्रांत, वर्तमान में यूपी की बात करें तो कानपुर में कपड़ा कारखाना जो है 1862 में खुला था। हालांकि भारतीय कपड़ा कारखानों की भी अपनी समस्याएं थी, क्योंकि ब्रिटेन से जो कपड़ा आ रहा था वो बहुत ज़्यादा सस्ता था, तो उसके मुकाबले हमारा जो भारतीय कपड़ा था वो उसकी लागत ज़्यादा थी। क्योंकि ब्रिटेन से जो कपड़ा आ रहा था वो उत्पादन उसका ज़्यादा हो रहा था तो उसकी लागत कम थी, जबकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कारखाने थे नहीं, गिने चुने कारखाने थे। तो गिने चुने कारखाने होने की वजह से यहाँ से उत्पादन कम हो रहा था तो लागत ज़्यादा थी। इसके अलावा जो अन्य देशों में भारतीय वस्तुएं जब पहुंच रही थी तो उन पर भारी सीमा शुल्क आरोपित किया जा रहा था। इसकी वजह से भी कीमतें बढ़ जा रही थी। हालांकि यहाँ पे बताया गया कि भारत में औद्योगिक सूती वस्त्र उत्पादन की पहली जो बड़ी लहर है प्रथम विश्व युद्ध के समय दिखाई दी है।
क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के समय पूरा यूरोप डिस्टर्ब हो गया है। यूरोप के जो भी कपड़ा मिले हैं, वहाँ पर काम करने वाले जो कारीगर वगैरह हैं, वो सब युद्ध में चले गए हैं। इस वजह से वहाँ पर कपड़ा उत्पादन में गिरावट देखी गई है। तो ऐसे में हमारे यहाँ का जो कपड़ा उद्योग है वो फला फूला है। टीपू सुल्तान की तलवार और वुड्स स्टील। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं टीपू सुल्तान की तलवार है और यहाँ पर एक दक्षिण भारत की स्टील है जिसका नाम है वुड्स स्टील। उसके बारे में बताया गया है कि टीपू की जो तलवार थी वो वुड्स स्टील से बनी थी, जो कि दुश्मन के लौह कवच को भी आसानी से चीर सकती थी। टीपू सुल्तान की तलवार की जो मूठ है उस पर कुरान की आयतें लिखी हुई थी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। तो देखिए तलवार में इतना ज़्यादा जो गुण है कि किसी लोहे कवच को भेज सकती है, ये गुण कैसे आया है? तो यह गुण जो है लोहे में कार्बन की अधिक मात्रा वाली वुड्स नामक स्टील से पैदा हुआ था। यानी कि लोहे में कार्बन की अधिक मात्रा मिलाने से वुड स्टील बनता है, जो कि पूरे दक्षिण भारत में उस समय बनाया जाता था। वुड स्टील की जो तलवारें थीं बहुत ज़्यादा पैनी और लहरदार होती थीं। इनकी यह बनावट लोहे में गड़े कार्बन के बेहद सूक्ष्म कणों से पैदा होती थी। तो वुड स्टील जो है लोहे में कार्बन की अधिक मात्रा मिलाने से बनता है, जो कि उस समय दक्षिण भारत में बनता था। टीपू सुल्तान की मृत्यु के 1 साल बाद सन 1800 में मैसूर की यात्रा करने वाले फ्रांसिस बुकानन ने वुड स्टील बनाने का ब्यौरा दिया है कि दक्षिण भारत में कहाँ पर वुड स्टील बनता है, कहाँ पर वुड स्टील के कारखाने हैं। ये फ्रांसिस बुकानन ने अपनी किताब में इसका विवरण दिया है। यहाँ बताया गया है कि विश्वविख्यात वैज्ञानिक और बिजली व विद्युत चुंबकत्व का आविष्कार करने वाले माइकल फैराडे ने भारतीय वुड स्टील की विशेषताओं का 4 साल तक गहन अध्ययन किया है। हालांकि इतनी गौरवमयी परंपरा होने के बावजूद भी वुड स्टील का उत्पादन जो है दक्षिण भारत से 19वीं सदी के मध्य तक आते आते विलुप्त हो गया है। इसके कई सारे कारण हैं। इसका पहला कारण ये है कि जो शासक वर्ग था दक्षिण भारत का वो समाप्त हो चुका था। दक्षिण भारत के अधिकांश जो राज्य थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा हड़प लिए गए थे। तो ऐसे में जब कंपनी वहाँ पर शासन करने लगी है तो वहाँ के स्थानीय शासक खत्म हो गए हैं। दूसरा कारण ये है कि 19वीं सदी तक आते आते जो युद्ध कौशल की तकनीकें थी वो बदल चुकी थी। अब जो है युद्ध वगैरह में तोप और बंदूकों का इस्तेमाल होता था। तो ऐसे में अब तलवार, भाले, इन सब की आवश्यकता अब नहीं पड़ती थी। अब देखिए वुड स्टील की तो बात कर ली है, अब हम लोग बात करते हैं हमारे यहाँ जो स्थानीय स्तर पर जो लोहे को गलाने का काम करने वाले व्यक्ति हैं या लोहे का सामान बनाने वाले व्यक्ति हैं, उनका क्या हुआ। तो 19वीं सदी के अंत तक लोहे का प्रगलन बिहार और मध्य भारत के हर एक जिले में सामान्य गतिविधि थी। यानी हमारे यहाँ बिहार रीजन में, मध्य भारत के रीजन में जो लोहे के उत्पादक हैं यानी लोहे की भट्टियाँ वगैरह जो थी वो चलती थी, और ये लोग अपनी भट्टियों को स्थानीय स्तर के जो लोहा के भंडार थे उनकी सहायता से चलाते थे। हालांकि हमारे यहाँ व्यावसायिक स्तर पर लोहे का उत्पादन नहीं होता था, केवल अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए लोहे का उत्पादन होता था। अगरिया जैसे कई समुदाय लोहा बनाने में माहिर थे। 19वीं सदी तक लोहे के प्रगलन के बंद होने का कारण औपनिवेशिक सरकार का वन कानून था। यानी यहाँ पर यह भी बताया गया कि 19वीं सदी तक आते आते जो लोहे के प्रगलन का कार्य है वो बंद हो गया है। बंद होने का रीजन ये है कि औपनिवेशिक सरकार ने वन कानून बना लिया था। तो वन कानून बनने की वजह से ये लोग जंगलों में जाकर लोहे की खोजबीन नहीं कर सकते थे, कोयले वगैरह का उत्खनन नहीं कर सकते थे, या फिर लोहा अयस्क नहीं निकाल कर ला सकते थे। तो यही कारण है कि स्थानीय स्तर पर भी हमारे यहाँ जो लोहा बनाने की परंपरा थी वो भी खत्म होती गई है। अधिकांश जो भी हमारे यहाँ लोहा आता था वो ब्रिटेन से ही आयात होकर आता था। हाँ, यहाँ तक कि हमारे यहाँ जो रेलवे की स्थापना हुई है तो रेलवे की स्थापना के लिए पटरियां वगैरह जो आती थी वो पटरियां पहले ब्रिटेन से ही आया करती थी। भारत में लोहा व इस्पात कारखानों का उदय। देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं आज़ादी से पहले हमारे यहाँ कुछ कुछ फैमिलियाँ ऐसी थीं जो कि काफ़ी ज़्यादा धनाढ्य थीं, और इनमें एक पारसी फैमिली भी थी जो कि जमशेदजी टाटा की फैमिली थी। जमशेदजी टाटा जो है पारसी फैमिली से बिलोंग करते थे। इनके पास अच्छा खासा पैसा था, तो इनके मन में ये था कि भारत में ही अगर लोहा अयस्क मिल जाए तो यहाँ पर एक लोहा अयस्क का कारखाना स्थापित करवा दिया जाएगा, जिससे कि औद्योगिक स्तर पर लोहे का उत्पादन हो सकेगा। अब इसके लिए दिक्कत ये थी कि इन्हें ये नहीं पता था कि भारत में भी अच्छा खासा लोहा अयस्क हो सकता है। इस बात की इनको कोई खबर नहीं थी। इन्हें ये तो पता था कि हमारे यहाँ जो लोहे का उत्पादन होता है स्थानीय स्तर पर होता है, लेकिन इन्हें इस बात की बिल्कुल भनक नहीं थी कि इतनी बड़ी लार्ज स्केल के लिए जो लोहा अयस्क हमें चाहिए वो मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो इसी वजह से इन्होंने एक अमेरिकी भूवैज्ञानिक चार्ल्स बेल्ट और अपने बेटे यानी दोराबजी टाटा को छत्तीसगढ़ के जंगलों में भेजा है कि आप जाइए और पता करके आइए कि वहाँ पर कहीं लोहा अयस्क के भंडार हैं या नहीं है। तो दोनों लोग चल पड़ते हैं। चलते चलते पहुँचते हैं गाँव में। वो गांव जो होता है वो अगरिया समुदाय के लोगों का गांव होता है। तो अगरिया समुदाय की जो महिलाएं हैं वो एक पहाड़ी से टोकरी में भर भर के लोहा अयस्क ला रही होती हैं। तो ये लोग जो हैं उनसे बात करते हैं कि बताते हैं कि हमें लोहा अयस्क चाहिए, और लोहा अयस्क आप कहाँ से लेकर आ रही हैं। तो बताती हैं कि पास में ही एक पहाड़ है, वहाँ से हम लोग लोहा अयस्क लेकर आ रहे हैं। तो दोनों लोग वहाँ से चल पड़ते हैं पहाड़ के लिए। काफ़ी लंबा दुर्गम रास्ता है, थक भी जाते हैं, जैसे तैसे करके वहाँ तक पहुँचते हैं। जब वहाँ का चार्ल्स बेल्ट अन्वेषण करते हैं तब ये पाते हैं कि रजारा पहाड़ियाँ जो हैं दुनिया के सबसे बेहतरीन लोहे भंडारों में से एक थी।
इन रजहारा पहाड़ियों की जो खोज है वो करवाने में अगरिया समुदाय के लोगों ने इनकी मदद की थी। इसके अलावा अगरिया समुदाय के लोगों ने ही लौह अयस्क का एक और स्रोत ढूंढने में इनकी मदद की है, जहां से बाद में भिलाई स्टील संयंत्र को अयस्क की आपूर्ति की गई है। अब देखिए, रजहारा पहाड़ियों की खोज तो हो गई थी, लेकिन दिक्कत वहां पर यह थी कि वहां पर लौह अयस्क का कारखाना स्थापित नहीं किया जा सकता था, क्योंकि लौह अयस्क का कारखाना स्थापित करने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है और दूसरी चीज पड़ती है कोयले की आवश्यकता। तो कारखाना वहीं पर लगाया जा सकता है जहां पर पानी भी मिले और कोयले की आपूर्ति भी होती रहे। तो फिर बाद में एक स्थान चूज किया गया और ये स्थान सुवर्णरेखा नदी के किनारे था, जो कि वर्तमान में झारखंड में पड़ता है। तो कुछ साल बाद सुवर्णरेखा नदी के तट पर एक औद्योगिक शहर बसाया गया है, जिसे जमशेदपुर का नाम दिया गया है। यहाँ पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना हुई है और इसमें 1912 से स्टील का उत्पादन होने लगा है। अब जैसे ही यहाँ पर कंपनी की स्थापना हो गई है, उसके बाद 1914 में प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया है और प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट होने के साथ ही जो ब्रिटेन का औद्योगिक उत्पादन है वो गिर गया है। तो वहाँ पर जो भी सेना की ज़रूरतें थी, सेना की ज़रूरत के लिए जो भी गोला बारूद या फिर जो भी गोले की सेल वगैरह होते हैं, उन सबको बनाने का ऑर्डर टिस्को को मिला था। तो 1919 तक टिस्को में बनने वाले 90% इस्पात को जो है ऑपरेशन सरकारी खरीद लेती थी। यानी इस्पात की जो भी प्रोडक्शन हो रहा था, उस प्रोडक्शन का लगभग 90% हिस्सा जो है ब्रिटेन सरकार खरीद रही थी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।